तो आज के सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि न्यूटन ने बतलाया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कि सपोज अगर हम लोग दो बॉडी को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं एक सन है और एक अर्थ है। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड में एलिप्टिकल पाथ में एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड में ये घूम रहे हैं। तो ये सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सन जितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से, और अर्थ जितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है सन के ऊपर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 से। इसका मतलब ये F12 जो है वो ये बतलाना चाह रहा है कि सन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, और F21 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है सन के ऊपर। इस दोनों पॉइंट को A और B लोकेट कर देते हैं। जब हम A to B जाएंगे तो इसको यूनिट वेक्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे r12 से। और जब हम B से A की तरफ आएंगे तो यूनिट वेक्टर r21 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना डिस्टेंस A से B तक का होगा उतना ही डिस्टेंस B से A का भी होगा। इसका मतलब कि r12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो r21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जिसको हम r कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो F12 है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉडी B पर A के वजह से, और F21 ये शो कर रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉडी A पर B के वजह से। क्लियर है? अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि F12 इज इक्वल टू G m1 m2। A से B का जो डिस्टेंस होगा उसको हम मेजर करेंगे r12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो B वाले की वजह से लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे r21। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरह से अगर हम F21 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा G m1 m2 बाई r21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इसके वजह से लग रहा है, इसलिए हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे r12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अब हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि r12 और r21 का वैल्यू कितना है, r है, और अगर 3 को 1 और 2 में हम लोग यूज़ करेंगे तो अब ये टर्म हम ऐसा लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू G m1 m2। जहाँ पर r12 का मैग्नीट्यूड है वहाँ पर हम नॉर्मली r लिख सकते हैं, और यहाँ लिख दिए r21। अब हम F21 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, G m1 m2 बाई r स्क्वायर r12। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि हम फिगर से देख पा रहे हैं कि जितना डिस्टेंस A से B का होगा उतना ही डिस्टेंस B से A का भी होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि r12 जो होगा वो r21 के बराबर तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो हमारा इक्वेशन 4 और 5 जो आया था वो आया था G m1 m2 बाई r स्क्वायर
आर कैप 21 और F21 का वैल्यू आया था GM1M2 बाई आर स्क्वायर आर कैप 12। तो हम लोग ये जो इक्वेशन हमारा पहले से आ चुका है 4 और 5, हम ये इक्वेशन 6 को इसमें यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं F12 GM1M2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर ये आर कैप 12 था वहाँ पर हम माइनस आर कैप 21 अगर पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा F21 इज इक्वल टू GM1M2 बाई आर स्क्वायर आर कैप 21, यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को, तो हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है, पर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस में है। इसका मतलब F12 जो होगा वो माइनस F21 के बराबर होगा। यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, और इसको हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों का फोर्स तो सेम है लेकिन ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। इट ऑल्सो प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ तक आप अपना एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं।